अमेरिका ने अपने पांव पर सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। सबसे बड़ी गलती की है अमेरिका ने। ईरान के सबसे ऊंचे पुल को अमेरिका ने उड़ा दिया है और इसके बाद में अब ईरान ने कहा है कि हम जॉर्डन में, सऊदी अरब में, कुवैत में और यूएई के अंदर अलग अलग पुलों की लिस्ट जारी कर दी है कि हम ये पुल अब उड़ाने जा रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईरान के ऊपर जो हमला किया गया, उस हमले के पीछे ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और यूएई उसकी धरती का इस्तेमाल करके और उसके बाद में हमले किए गए हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अब ईरान उसने अल्टीमेट दे दिया है और अब अमेरिका कैसे बचाएगा इन देशों को, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर है ईरान की। ईरान के अंदर ये सबसे बड़ा पुल था जो तेहरान को नॉर्दर्न ईरान से जोड़ता था, यानी जो राजधानी है ईरान की उसको बाकी के स्टेट से जो है जोड़ता था। ईरान के बाकी के स्टेट से जोड़ने वाला पुल था। एक तरीके से आप यूँ समझिए कि दिल्ली और उसके बाद में आगे जम्मू कश्मीर, शिमला और इन सबको जोड़ने वाला सबसे ऊंचा पुल, और उसको उड़ा दिया जाए, उस तरीके से ये ईरान का पुल उड़ाया गया है। ये जो पुल उड़ाया गया है ये कराज नॉर्दर्न बाईपास पर ये पुल था जिसको B1 ब्रिज कहा जाता था, और ये सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पुल जो है वो ईरान का बताया जा रहा है। इस पुल को उड़ा दिया गया। अब इस पुल को जब उड़ा दिया गया है तो इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि मजे आते हैं साहब तबाही देख करके, और उन्होंने खुद से अपने ट्रुथ सोशल पर इसको लेकर के पोस्ट किया है, वो आपको बताऊंगा। ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम ऐसे पुल फिर बना देंगे। और मुझे लगता है कि जो अपने सुप्रीम लीडर की मौत से जो मुल्क नहीं घबराता हो, भला वो पुल के गिरने से कहां सरेंडर कर देगा। ये आप सोचिए जरा इस बात को। और उसके बाद में अब उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन उससे पहले ये ट्रंप का बयान आप सुनिए। ट्रंप ने जो ट्वीट करके सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करके जो लिखा है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक पोस्ट किया और उसमें बाकायदा ये वीडियोस भी दिखाई दे रही है, और इस वीडियो के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लिखा, अगर ईरान ने डील नहीं की और बहुत देर की तो सब कुछ फिर ऐसे ही तबाह कर दिया जाएगा। ईरान फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। आप देखिए, युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, और युद्ध में भी ऐसा नहीं होता है कि आप सिविलियंस को निशाना बनाएंगे या सिविलियंस जिन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको निशाना बनाएंगे। युद्ध के अंदर जो है वो इस तरह के पुलों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन सिविलियन वाले पुलों को निशाना नहीं बनाया जाता। आर्मी वाले पुलों को निशाना जरूर बनाया जाता कि आर्मी की एक यूनिट को दूसरी यूनिट से जोड़ने वाला जो पुल है, मान लीजिए रणनीतिक तौर पर उसको उड़ा दिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, और उसके बाद में आर्मी घंटों घंटों में दोबारा से जो है पुल को खड़ा कर देती है। और बहुत हद तक संभव है कि ईरान भी इस पुल को जो है दोबारा से खड़ा कर दे, लेकिन ईरान अभी उसकी दिलचस्पी शायद इस पुल को दोबारा खड़ा करने में इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनको पता है कि अगर ये पुल खड़ा करेंगे तो फिर आगे से तोड़ेंगे, हमारी सारी एनर्जी वो यहीं पर लगा देंगे। तो अभी वो जहाँ पर जो चीज़ टूटी हुई है उसको खड़ा करने की बजाय उसके दूसरे ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं, और दूसरे ऑप्शन के जरिए जो है वो अपना रास्ता निकालेंगे, और यही कुल मिलाकर के ईरान का रवैया दिखाई दे रहा है। लेकिन ईरान ने इसका जवाब दिया है। ईरान ने इसका जवाब दिया है, और ईरान ने इस पुल का जवाब देते हुए, जो ये विध्वंस किया है इसका जवाब देते हुए जो है वो लिखा है, देश का सबसे बड़ा पुल और भी मजबूत तरीके से दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन विश्व में अमेरिका की साख कभी बहाल नहीं हो पाएगी। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं और 95 लोग घायल हो गए। ईरान जो है वो तमाम लोगों की मौत के बावजूद, शहादत के बावजूद, वो कह रहा है कि भैया हम इससे भी बड़ा, इससे भी ऊंचा, इससे भी मजबूत पुल बना देंगे। लेकिन आप ये बताइए कि अमेरिका की जो साख आप गिरा रहे हैं उसका क्या होगा? उसको बनाने का काम कौन करेगा? और इसके बाद में ईरान की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। ईरान ने जो चेतावनी जारी की है जिसमें जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई, इन 4 देशों के पुलों का नाम दिया गया है। ईरान ने कहा है कि शेख जबेर ब्रिज कुवैत के अंदर, इसको हम निशाना बनाएंगे और इसको हम उड़ा देंगे। कुवैत के शेख जबेर ब्रिज को उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद में सऊदी और बहरीन को जोड़ने वाला एक बहुत ऐतिहासिक पुल है किंग फहद कासवे, और इसको भी ईरान की तरफ से चुनौती दी गई है कि इस पुल को भी हम उड़ा देंगे।
इसके बाद में अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रिज है शेख जयद ब्रिज, और शेख जयद ब्रिज को भी उड़ा दिया जाएगा। और जॉर्डन के किंग हुसैन ब्रिज, 4 ब्रिज जो है वो ईरान की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इन 4 ब्रिज को हम उड़ा देंगे। देखिए मुंबई अगर आप कभी गए हो तो मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ब्रिज बना है अभी हाल के सालों में। आप सोचिए कि अगर भारत के किसी मुल्क के साथ में अगर मान लीजिए लड़ाई हो रही है और अगर कोई मुंबई के उस मरीन ब्रिज को अगर कोई उड़ा दे तो बताइए फिर भारत का रिएक्शन क्या होगा, और किस तरीके से आप जायज ठहरा देंगे कि भाई आप उस ब्रिज को उड़ा करके क्या हासिल करना चाह रहे थे। आपकी लड़ाई सेना के साथ में है, आप सिविलियंस को निशाना क्यों बना रहे हैं, सिविलियन प्रॉपर्टी को निशाना क्यों बना रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत है तो जरा उड़ाइए साहब, आप ईरान की संसद को उड़ा दीजिए, आप ईरान की सेना का जो मुख्यालय है उसको उड़ा दीजिए, आप उनके जितने भी जो रिलीजियस लीडर हैं उनके मुख्यालयों को आप उड़ा दीजिए। समझ में आता है कि हाँ ठीक है, आपका जो टारगेट है वो एक रणनीति के तहत एक टारगेट आप कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों को बाकायदा ईरान के राष्ट्रपति उन्होंने ट्वीट भी किया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अस्पतालों को और इन सबको आप निशाना बना करके क्या संदेश दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ ईरान के अंदर ये तबाही मचाई गई और उसके बाद में ईरान का पलटवार, ईरान का जवाब वो दिखाई दिया जिसमें इजराइल के अंदर जोरदार हमले हुए हैं और उसके साथ साथ अमेरिका के ड्रोन वो भी मार गिराए हैं। ईरान ने सिराज शहर के अंदर अमेरिका के 2 ड्रोन मार दिए हैं, वो भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये इजराइल की तस्वीर आप देखिए। ये इजराइल की तस्वीर आप देखिए और इजराइल के शहर पेटवा टिकवा में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने भारी कहर मचाया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हमले के दौरान की तस्वीरें हैं, जब हमला किया गया ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें आकर के इजराइल के शहर पेटहा टिकवा में आकर के धमाका करती हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और इसके बाद में हमले के बाद की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसके बाद में एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए और ये तस्वीर है हमले के बाद की तस्वीर, और इस तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से ईरान ने तबाही मचाई है इजराइल के अंदर। ईरान उधार नहीं रख रहा है और ईरान हाथों हाथ जवाब दे रहा है। ये वो मुल्क है जो 35 दिनों से इस युद्ध के अंदर है, ये वो मुल्क है जिसके सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया, ये वो मुल्क है जिसके कई कमांडर्स को आपने मार दिया, कई बड़े रणनीतिक चेहरों को आपने मार गिराया, लेकिन उसके बावजूद ये मुल्क आपका उधार बिल्कुल नहीं रख रहा है, हाथों हाथ जवाब दे रहा है। अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया गया बीती रात। अमेरिका की कई कंपनियों को, खास तौर पर अमेजोन को भारी नुकसान जो पहुंचाया गया, ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, और अब जो है वो इजराइल से तस्वीरें निकल करके सामने आई। अब जरा अमेरिका का हाल देखिए। अमेरिका के 2 ड्रोन सिराज शहर पर ईरान ने मार गिराए हैं। एक ड्रोन MQ-9 और दूसरा ड्रोन है विंग लुंग 2 ड्रोन। ये दोनों ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये ड्रोन सऊदी और UAE के धरती से भेजे गए थे। कुल मिलाकर के ईरान जो है वो इसीलिए लगातार इन अरब देशों को निशाना बना रहा है कि अरब देश अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी धरती का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, और इस बात को जानते हुए भी कि हमारे मुस्लिम भाइयों पर वहाँ पर ईरान के अंदर कहर बरपाया जा रहा है, मुस्लिम बच्चियों को मारा जा रहा है, उसके बावजूद अगर अरब देशों को फर्क नहीं पड़ता है तो फिर हम भी मार करेंगे, फिर हम भी पलटवार करेंगे। ये ईरान का साफ तौर पर कहना है कि अगर वो मुस्लिम ब्रदरहुड की भावना उसको बिल्कुल त्याग चुके हैं और अगर वो इजराइल के साथ खड़े हो गए और इजराइल के अब हमदर्द वो हो गए हैं, क्योंकि अब बात अमेरिका की नहीं रही है, अब इजराइल की बात आ गई। और देखना तो ये होगा कि जिस वक्त में जमीनी जंग होती है उस वक्त में इजराइल के सैनिक क्या वो इन मुस्लिम कंट्रीज में आकर के रहेंगे, और क्या मुस्लिम कंट्रीज जो जितनी भी अरब देश हैं ये अब इजराइल के सैनिकों को भी पनाह देंगे, इजरायली सैनिकों को भी अपने पास में रखेंगे। सोचिए जरा इस बात में किस तरीके से जो है वो अरब देश और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, और पूरे इस युद्ध के दौरान वो एक्सपोज हो गए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। वो दुबई, वो अबू धाबी, वो बड़े बड़े शहर जिनकी बड़ी चकाचौंध थी, जिनका बड़ा भोकाल था, आज सबके सामने आ गया कि उनकी स्थिति क्या है, किस तरह के हालात हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान
उनका ये ट्वीट आप देखिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है, ईरान में अस्पतालों, दवा कंपनियों और पास्चर इंस्टीट्यूट यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे चिकित्सक अनुसंधान केंद्र पर हमला किया गया। इससे क्या संदेश दिया जा रहा है? एक विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, रेड क्रॉस और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और दुनिया भर के चिकित्सकों से मानवता के खिलाफ इस युद्ध का जवाब देने का आग्रह करता हूं। मसूद पेजेस्कियान ने जो ट्वीट किया है वो वाकई बहुत सीरियस ट्वीट है और उसको पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि साहब, आप डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं, आप अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं, आप रिसर्च सेंटर्स पर हमला कर रहे हैं। एक तस्वीर कल मैं देख रहा था, ईरान के सबसे पुराने रिसर्च इंस्टीट्यूट को उड़ा दिया गया है, हॉस्पिटल्स को उड़ा दिया जा रहा है। भाई, इससे आपकी दुश्मनी क्या है? अगर कहीं पर रिसर्च हो रहा है, जाहिर सी बात, अगर कहीं पर मान लीजिए कि कैंसर की, एड्स की या कोई भी दूसरी दवाई बनती है, मान लीजिए कल को कोरोना जैसी महामारी फिर से आती है और कहीं वहां पर वो दवाई बन पाती है, तो पूरी दुनिया के लिए वो दवाई होती है। और ये तो युद्ध के नियमों के साफ तौर पर खिलाफ है। और यहां पर मसूद पेजेस्कियान वो कह रहे हैं कि मैं खुद एक एक्सपर्ट होने के नाते, एक विशेषज्ञ होने के नाते, वो खुद हार्ट सर्जन है। आप सोचिए, मसूद पेजेस्कियान के बारे में हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हो कि मसूद पेजेस्कियान वो एक हार्ट सर्जन है। 30 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उनकी पत्नी और उनका लड़का मारा गया, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी एक बेटी की और अपने एक बेटे की 30 साल से अकेले परवरिश कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो एप्स्टीन फाइल्स में दरिंदगी के आरोपी हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दरिंदगी, हैवानियत करने के आरोपी हैं, और दूसरी तरफ मसूद पेजेस्कियान जैसे लोग हैं जो एक हार्ट सर्जन है, पेशेवर हार्ट सर्जन है, और उसके बावजूद अपनी पत्नी की 30 साल की मौत के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। वो अकेले रहे, अपनी बेटी और अपने बेटे का जो है वो भरण पोषण, उसका पालन पोषण वो अकेले कर रहे। तो एक तरफ तो एप्स्टीन फाइल्स वाले लोग हैं और एक तरफ ये जो है सोशल मीडिया पर इस वक्त में लिखा जा रहा है। ईरान के अंदर सबसे ऊंचे जो उनका पुल है B1, उसको गिराए जाने के बाद में अब्बास अरागची की तरफ से ट्वीट किया गया है और अब्बास अरागची उन्होंने कहा है कि अधूरे ब्रिज को निशाना बना करके आप ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह केवल दुश्मन की पराजय और नैतिक पतन को दर्शाता है। हर पुल और इमारत को और मजबूती से बनाया जाएगा। जो कभी ठीक नहीं होगा वो है अमेरिका की साख का नुकसान। ये जो है उनकी तरफ से कहा गया है, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है। और इसके साथ में उन्होंने एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वर्तमान और पाषाण युग में एक बड़ा अंतर है। उस समय का अंतर है जब मध्य पूर्व में तेल या गैस खनन नहीं होता है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्हें सत्ता में लाने वाले अमेरिकी नागरिक वाकई समय को और पीछे ले जाना चाहते हैं? अब इसका आसान भाषा में मैं आपको मतलब समझाता हूं। दरअसल यहां पर अब्बास अरागची वो ये कह रहे हैं कि भाई, अगर आप ये कह रहे हो कि आप हमें स्टोन एज में भेज देंगे, जब इंसान यानी जो ईरान के लोग थे वो पत्थर आपस में रगड़ करके आंच जो जलाते थे, तो उस वक्त में सच्चाई ये भी है कि ईरान के अंदर तेल नहीं होता था। मतलब तेल जमीन के नीचे तो था, लेकिन उसको बाहर निकालने की टेक्नोलॉजी या बाहर निकालने के संसाधन वो थे ही नहीं। ईरान निकालता ही नहीं था, ना तो तेल निकालता था और ना गैस निकालता था। तो अगर आप हमें पाषाण युग में भेजने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि कल को तेल और गैस वो मिले ही ना? और वो अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, वो अरब देशों के बारे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कल को अगर हमें आप पाषाण युग में भेजोगे तो उसके बाद में जो ये अरब देश हैं जिनकी चकाचौंध है, जो तेल और गैस के सहारे है, वो भी हम खत्म कर देंगे, खंडर बना देंगे और बिल्कुल निस्ते नाबूद कर देंगे। और उसके बाद में पूरी दुनिया एक तरीके से तेल और गैस के लिए जो है तरस जाएगी और तेल और गैस का कोई विकल्प नहीं है। आप कितनी ही बिजली प्रोड्यूस करेंगे, तब भी आप अचानक से या साल भर के अंदर, 2 साल भर के अंदर अंदर आप इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आ जाए, मुमकिन ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप कितना ही कुछ भी करेंगे तब भी गैस का विकल्प नहीं है। केवल गैस जो है वो आपकी रोटी पकाने के काम नहीं आती।
गैस से फैक्ट्रियां चलती हैं, गैस से और बहुत सारे कारखाने चलते हैं, सब कुछ ठप पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें स्टोन एज में ले जाने की बात, हमें पत्थर युग में, हमें पाषाण युग में ले जाने की बात जो कर रहे हो, अपने बारे में क्या सोचते हो? दुनिया के बारे में क्या सोचते हो? क्या दुनिया गैस और तेल के बिना चल जाएगी? हम गैस और तेल खत्म कर देंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। यानी अरब देशों में जहां जहां पर गैस और तेल के ठिकाने हैं वो पूरी तरह से उड़ा करके रख देंगे और उसके बाद में दुनिया तरस जाएगी और उसका कोई साधन नहीं हो सकता कि उसको ठीक है फिर से रिकवर कर लेंगे, 2-4 दिन में फिर से ठीक हो जाएगी। बरसों लग जाएंगे अरब देशों को वो स्ट्रक्चर को खड़ा करने में। एक फैक्ट्री है जिसमें मशीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, काम होता है और उसको तबाह कर दिया जाए, बरसों लग जाते हैं फिर। तो कुल मिलाकर के बहुत विकट स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। अमेरिका जिस तरीके से हमला कर रहा है, इजराइल जिस तरीके से हमला कर रहा है, वो ईरान के लिए मुसीबत कम और दुनिया के लिए मुसीबत ज़्यादा है। अब ईरान के सामने इस वक्त में चुनौती यही है कि अगर ये हमें ऐसे ही मारते रहेंगे तो कब तक हम इनकी मार को झेलते रहें, कब तक हम इनके सामने घुटने टेकते रहें, कब तक हम इनके सामने सीज फायर करें? हम तो पलटवार करेंगे। ईरान अब वो पलटवार पूरी तरह से कर रहा है और करेगा ही करेगा। और ईरान जितना पलटवार करेगा फिर उसके बाद में असर दुनिया पर पड़ेगा और लोग फिर कहेंगे कि ईरान क्यों नहीं मान रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि पहल कौन कर रहा है। पहले आपने वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को हमला किया, फिर आपने गैस स्ट्रक्चर्स पर हमला किया, ऑयल स्ट्रक्चर्स पर हमला किया और अब पुलों को, ब्रिज को जो है वो निशाना बना रहे हैं। तो फिर आप अपने लिए भी तैयार रहिए। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। लगातार जो भी अपडेट्स हैं वो समेट कर आप तक पहुंचाने की कोशिश है। आपको हमारी खबरें कैसी लग रही हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को जरूर शेयर कीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक तौर पर हमारी मदद भी कीजिए। शुक्रिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।